संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। संपूर्ण माने कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में मुख्य भूमि के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें छोटे बड़े मिलाकर के अगर कुल बात करें, बड़े छोटे छोटे द्वीपों की बात करें तो 572 द्वीप हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और लक्षद्वीप अगर ये वाला एरिया बात करें, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पटना में। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ पढ़ने पढ़ाने का प्रयास करें। भारत एक परिचय, आज हम लोग हेडिंग लेकर आए हुए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, पढ़कर लगे कि ना हमें लाभ हो सकता है, तो आप हमें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि इसी तरह का और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में सेक्शन में लिखेंगे कि हमें कौन सा टॉपिक का बनाना है वीडियो। आपको कमेंट के अनुसार हम चलेंगे। चलिए आइए बिना समय गंवाए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहली बार कंप्लीट बात करें विश्व की, दुनिया की बात करें, संपूर्ण दुनिया की अगर बात करें तो संपूर्ण ग्लोब में एक समाहित किया गया। अगर बात करें एक ग्लोब पर संपूर्ण पृथ्वी का एक फोटो बनाया हुआ, एक तरह से कहीं ग्लोब पृथ्वी का एक कॉपी किया हुआ है। संपूर्ण ग्लोब अगर 360 डिग्री की बात है, संपूर्ण ग्लोब की बात करें तो 360 डिग्री की बात है। ये ग्लोब का जो है बीचों बीच एक विषुवत रेखा होता है, अक्षांश ऐसे खींचा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री के अक्षांश। ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव हुआ, दक्षिण ध्रुव हुआ। बीच में आपका ये जो है विषुवत रेखा कहते हैं, इसको या इक्वेटर लाइन कहते हैं या भूमध्य रेखा की कहते हैं। इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री का अक्षांश भूमध्य रेखा कहते हैं। इससे ऊपर को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, नीचे को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। बेसिक चीजें आपको समझ में आई है। इसको 0 डिग्री के देशांतर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। यहाँ से जो खींचा हुआ है आपको उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। यानी यहाँ से पूरब को पूर्वी देशांतर कहेंगे, यहाँ से इधर को हम लोग पश्चिमी देशांतर कहेंगे। प्रत्येक देशांतर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। देखिए, दो देशांतर के बीच की दूरी सर्वाधिक विषुवत रेखा के पास होता है। देखिए, ये देशांतर, ये देशांतर, ये देशांतर, ये देशांतर। यहाँ विषुवत रेखा के बीच जितना दूरी है, दो देशांतर के बीच, इसको देखिए, इसका डिस्टेंस देखिए, इसका डिस्टेंस देखिए। क्या जितना विषुवत रेखा के पास, जितना विषुवत रेखा के पास दूरी है, क्या ध्रुव के पास उतना है? नहीं है। तो दो देशांतर के बीच जो अधिकतम दूरी होगा वो विषुवत रेखा के पास होगा। दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी विषुवत रेखा के पास होता है, और दो देशांतर के बीच न्यूनतम दूरी जो होता है वो ध्रुव पर होता है। ध्रुव पर अगर बात करें तो दो देशांतर के बीच का दूरी शून्य हो जाता है। अगर विषुवत रेखा से जो उत्तर जाएंगे तो देशांतर के बीच का दूरी क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। अब विषुवत रेखा से अगर नीचे आएंगे तो देशांतर के बीच की दूरी क्या होगा? घटते जाएगा। मतलब कि विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच का दूरी सबसे अधिक होता है। अब विषुवत रेखा से उत्तर जाइए, मैंने विषुवत रेखा से उत्तर जाइए या विषुवत रेखा से दक्षिण जाइए। विषुवत रेखा से उत्तर या विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव जाने पर देशांतर के बीच की दूरी घटता है। सबसे अधिक दूरी की बात करें दो देशांतर के बीच तो होता है 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर के बीच सबसे अधिकतम जो दूरी होता है वो विषुवत रेखा के पास होता है, 111.32 किलोमीटर होता है। दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। ये जो दूरी है दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर कोई उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव आएगा तो देशांतर के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि आप देखिए, कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव है तो देशांतर के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह दूरी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा दूरी, ये सबसे अधिक दूरी हो गया। लेकिन देखिए दूरी क्या हो रहा है? घटते जा रहा, घटते जा रहा, घटते जा रहा है। तो अगर उत्तरी ध्रुव से कोई दक्षिणी ध्रुव आए या दक्षिण ध्रुव से कोई उत्तरी ध्रुव जाए, जैसे देखिए ध्रुव से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, विषुवत रेखा पर बढ़ा, यहाँ सबसे अधिक हो गया, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव आए या दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव जाए, देशांतर के बीच का दूरी क्या होगा? ऐसा प्रश्न रह सकता है। तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव जाएंगे तो देशांतर के बीच की दूरी, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण आएंगे तो विषुवत रेखा से आएंगे तो क्या होगा? विषुवत रेखा तक बढ़ेगा। माने उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर आएंगे तो दो देशांतर के बीच की दूरी पहले बढ़ेगा, माने यहाँ तक देशांतर का दूरी बढ़ेगा, उसके बाद फिर घटेगा। यानी उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव आने पर दो देशांतर के बीच का दूरी पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाएंगे तो पहले दो देशांतर के बीच का दूरी बढ़ेगा, यहाँ विषुवत रेखा के पास सबसे अधिक हो जाएगा, फिर घटेगा। दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर जाएंगे तो दो देशांतर के बीच की दूरी पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। लेकिन कहेगा उत्तर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो दो देशांतर के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर से विषुवत रेखा की दो देशांतर के बीच की दूरी बढ़ गया। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो दो देशांतर के बीच का दूरी क्या हो गया? बढ़ गया। विषुवत रेखा तक बढ़ता है। अगर बात करें अक्षांश का, तो अक्षांश का चाहे यहाँ दूरी रहे, चाहे यहाँ दूरी रहे, यहाँ दूरी, दो अक्षांश के बीच कभी भी दूरी बराबर होगा, चाहे ध्रुव का निकट हो चाहे विषुवत रेखा के पास हो।
दो अक्षांश के बीच की दूरी सदा बराबर होता है। अब देखिए ये जो देशांतर है, अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर समय और दूरी का सूचक होता है। देशांतर समय और दूरी का सूचक होता है। अगर अक्षांश की बात करें, अक्षांश तो जैसे मान के चलिए यहाँ टेम्परेचर कुछ होगा, यहाँ टेम्परेचर कुछ होगा, यहाँ टेम्परेचर कुछ होगा, टेम्परेचर कुछ होगा, तो अक्षांश ताप का सूचक होता है और देशांतर समय और दूरी का सूचक होता है। स्पष्ट आपको हो गया है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत एक परिचय। भारत के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो भारत का संवैधानिक नाम की बात करें तो भारत का जो संविधान में नाम है वो भारत है और इंडिया है। भारत का संवैधानिक नाम क्या है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है। भारत इंडिया भारत का संवैधानिक नाम है। भारत के अन्य नाम की बात करें तो भारत का नाम आर्यावर्त भी है, हिंदुस्तान भी है, जम्बूद्वीप है। आर्यों ने सबसे पहले भारत को आर्यावर्त कहा। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार अथवा अरब मुस्लिम इतिहासकार जो आए थे हिंद अथवा हिंदुस्तान कहे। उन लोग पहली बार आए तो सिंध प्रांत जो है अभी वर्तमान कह सकते पाकिस्तान और पंजाब वाला एरिया, वहां आकर के उन लोग स का उच्चारण ह करता था, उन लोग हिंद हिंद कहता था। तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा। भारत को सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें तो यूनानियों ने कहा था। भारत को सबसे पहले इंडिया यूनानियों ने कहा। लेकिन अगर कहे कि इंडस वैली के नाम से, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भारत को सबसे पहले इंडिया कौन कहा? तो अंग्रेजों ने कहा। कारण कि भारत इंडस वैली सभ्यता का ही देश है। इंडस वैली भारत का सभ्यता, माने उत्तर पूर्वी भारत और पाकिस्तान दोनों का एरिया सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली के नाम पर भारत को सबसे पहले इंडिया कौन कहा? अंग्रेजों ने कहा। आपको ये बात समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं बेसिक भारत के बारे में। भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो। अगर बात करें क्षेत्रफल के तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश भारत है। भारत का स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 7वां है। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या में दूसरा है और क्षेत्रफल में भारत का 7वां है। आइए क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन है? भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल में, तो भारत से 6 बड़े देश हैं कौन? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन है? रूस। विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है? रूस। याद रखिएगा विश्व का सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश है वेटिकन सिटी। विश्व का जनसंख्या में भी क्षेत्रफल में भी सबसे कम कौन है? वेटिकन सिटी। तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश रूस हो गया। दूसरा अधिक क्षेत्रफल कनाडा का, तीसरा चीन, चौथा यूएसए अमेरिका, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना। कहेंगे भारत के ठीक बाद क्षेत्रफल वाला देश कौन है? अर्जेंटीना है। भारत के ठीक पहले क्षेत्रफल वाला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अब 6ठा स्थान किसका? ऑस्ट्रेलिया का। इस सीक्वेंस से कहीं भी आपको पूछ सकता है प्रश्न। अब चलाइए हम लोग जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 8 बड़े देशों की बात करें। जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। तो विश्व का पहला जनसंख्या से सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन? चीन है। वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, लेकिन 2023 तक भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने जा रहा है। अभी वही जनगणना 2011 के हिसाब से। अगर अपडेट की बात करें अभी हम लोग तो कोरोना काल वाले अगर इंक्लूड करें और बाकी सब सारे चर्चा करें तो अभी भारत का जनसंख्या जो है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या होने जा रहा है 2023 में। तो हम लोग का शक्ति है, जैसे नहीं होता कि अगर चीन के पास अगर मान के चलिए श्रम की शक्ति है, अगर जापान के पास यदीद का शक्ति है, अमेरिका के पास अगर डॉलर की शक्ति है, तो हमारे पास भी एक शक्ति है जो जनसंख्या की शक्ति। जनसंख्या सिर्फ नकारात्मक नहीं हो सकता, देश के विकास में भी योगदान अगर जनसंख्या दे सकता है। तो मतलब कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत होने जा रहा था इसमें। वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? भारत है। तीसरा अधिक जनसंख्या अमेरिका का, चौथा अधिक जनसंख्या इंडोनेशिया, 5वां ब्राजील, 6ठा पाकिस्तान। 6ठा जनसंख्या के हिसाब से किसका? पाकिस्तान का। भारत की जनसंख्या के हिसाब से दूसरा, पाकिस्तान का 6ठा है। 7वां बांग्लादेश का है और 8वां रूस का है। यानी रूस का क्षेत्रफल में पहला स्थान है, जनसंख्या में 8वां स्थान है। हम लोग अगर बात करें भारत का थोड़ा सा और लोकेशन वगैरह देख लीजिए हम लोग। कैसे देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहीं कि सर उत्तरी गोलार्ध में कैसे है? जैसे देखिए इससे ऊपर को उत्तर कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, तो भारत देखिए डायरेक्ट इससे उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन क्या डायरेक्शन यहाँ इसको भी तो उत्तरी गोलार्ध है, भी तो उत्तरी गोलार्ध है, भी तो उत्तरी गोलार्ध है। एग्जैक्ट लोकेशन भारत का देखिए ऐसा ही डायरेक्शन में है। अगर भारत कौन गोलार्ध में क्वेश्चन पूछे, ऑप्शन में रहे उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो उसी को आंसर करेंगे। नहीं रहे तो उत्तर गोलार्ध भी सही है। मतलब कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और नहीं है तो उत्तरी गोलार्ध में है। बिल्कुल सही है। अब देखिए
कर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, जैसे आप देख रहे हैं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे कैसे करते करते 90 डिग्री, ऊपर 90 डिग्री भी है, उसी तरह से नीचे भी 90 डिग्री, 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री दक्षिण, तो 9 और 9 18, 180 डिग्री, माने 180 वो अक्षांश हो गया, एक विषुवत रेखा 0 डिग्री वाला, यानी 180 अक्षांश की संख्या हो गया, 180 अक्षांश हो गया। तो बात करें भारत जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी भारत का ये जो टच कर रहा होगा ये ना, ये वाला, और कहीं की सर यहाँ भी टच किया ये वाला, ये जो है ग्रेट निकोबार का हिस्सा है, बृहद निकोबार का यहाँ जो इंदिरा पॉइंट है यहाँ देखिए टच किए, तो पहले भारत का मुख्य भूमि वाला है, और ऊपर नीचे पहले तो मिल जा रहा हम लोग के अंडमान निकोबार वाला, उसके बाद मिल रहा मुख्य भूमि वाला। अगर कहेंगे संपूर्ण भारत, तो क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का नहीं है? तो भारत में संपूर्ण अगर अक्षांश के विस्तार की बात करें तो यहाँ से होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। अगर यहाँ देखिए तो अगर बात करें तो भारत का संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, माने 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, यहाँ से यहाँ तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर बात करें भारत का मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भारत का मतलब कि यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, मुख्य भारत का मतलब ये नहीं हुआ, मुख्य भारत का मतलब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मुख्य भारत बोले तो यहाँ तक ये वाला है, यानी कि 6 डिग्री के और ऊपर होगा, तो यहाँ 7 डिग्री 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ध्यान रखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट भी उत्तरी अक्षांश, कारण कि टोटल का टोटल उत्तर में न है तो उत्तरी अक्षांश भारत का विस्तार है। अब हम लोग देशांतरीय विस्तार की बात करें, देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार देखिए, देशांतर जैसा कि जानते हैं 0 डिग्री का ही देशांतर, जो ग्रीनविच के GMT का रेखा कहते हैं, ग्रीनविच का जो वेधशाला से गुजरा है, इसको मान लिया, तो इसको मान लिया क्या 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर से अगर इधर आएंगे तो पूर्वी देशांतर कहते हैं, इधर आएंगे तो पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री देशांतर पूर्वी हो गया, 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऐसे ऐसे करते करते अगर कंप्लीट 360 डिग्री है, बीचे बेची है, तो 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, तब ना 18 दूना 36 360 डिग्री होगा। मतलब कि 180 डिग्री इधर पूर्वी हो गया, 180 डिग्री पश्चिमी हो गया, कंप्लीट 360 डिग्री हो गया। कंप्लीट कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया, मतलब 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, कंप्लीट 360 डिग्री। तो इधर अगर बात करें तो पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, तो भारत का देशांतरीय विस्तार में क्या होगा? जब भी होगा तो पूर्वीय होगा, कारण कि इधर ना पश्चिमी देशांतर है, तो जब भी होगा पूर्वी देशांतर है। अब का इसी जगह क्या भारत है? भारत देखिए इतना दूर हट के, तो कुछ ना कुछ बीच में गैप में होगा देशांतर, तो यहाँ देशांतर होगा, यहाँ से भारत का विस्तार है, तो यहाँ भारत का जो वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है कितना? 68 डिग्री 7 मिनट। तो भारत अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री थोड़ा सा ज्यादा है तो 7 मिनट, 97 डिग्री थोड़ा सा ज्यादा है तो 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट भारत का पूर्वी देशांतर विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का विस्तार है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। बात करें हम लोग कंप्लीट भारत का क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल अगर ई हो वाला ले लीजिए, ई हो वाला ले लीजिए, ई हो वाला ले लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। यानी इधर हो जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह है इधर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इधर। अगर भारत के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व के क्षेत्रफल का देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। जबकि जनसंख्या की बात करें तो विश्व के जनसंख्या का 17.5% भारत में आबादी है, मतलब दुनिया के क्षेत्रफल का 2.42% ही सिर्फ भारत में है। जबकि जनसंख्या की बात करें तो 17.5% भारत में आबादी है। 17.5% आबादी विश्व का भारत में है, तो जनसंख्या 17.5% और क्षेत्रफल भारत में 2.42%। बात करते हैं हम लोग भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थल सीमा माने कहने का मतलब जो स्थल से लगा होगा, स्थल मतलब कि जो पानी से नहीं लगा है, स्थल का मतलब नहीं हुआ जो पानी से नहीं लगा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है, तो ये तो पानी से लगा बिल्कुल है, यो पूरा पानी से लगा है। अब देखिए यो जब बंगाल की खाड़ी से लगा है, तो बंगाल की खाड़ी से पूर्वी घाट लगा होगा और अरब सागर से पश्चिमी घाट लगा होगा, यानी ये वाला ये वाला ये वाला, और यहाँ लक्षद्वीप समूह छोड़ करके ये वाला की बात करें, खाली ये वाला जो ऊपरे ऊपरे है, जो ये वाला है जो कि पानी से नहीं लगा, स्थलीय सीमा की लंबाई वो कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की लंबाई की बात करें तो 75 से 16.6 किलोमीटर। तटीय भाग की लंबाई करें तो ये हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट भारत का,
ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, यह लक्षद्वीप समूह हो गया। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो बंगाल की खाड़ी से कितना लगा है, लक्षद्वीप समूह से कितना लगा है, दोनों जोड़िए, प्लस बंगाल की खाड़ी से तो यह वाला भाग लगा है और अरब सागर से यह भी भाग लगा है, यानी पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। टोटल अगर तटीय भाग की बात करें हम लोग तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर टोटल। लेकिन कह मुख्य तटीय भाग की लंबाई, मुख्य तटीय भाग की लंबाई क्या है बाबू, तो मुख्य आपको हम लोग को भारत का ये वाला मुख्य भारत है, ये वाला अंडमान निकोबार समूह भारत का ही केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप समूह भारत का ही केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन मुख्य भूमि ये वाला भारत का हिस्सा है। तो कह रहा मुख्य भाग का तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भारत का, तो मुख्य भारत का ये वाला, यानी कि पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तो ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। तो मुख्य भारत का तटीय भाग की लंबाई कितना बाबू, 6100 किलोमीटर, कितना है, 6100 किलोमीटर है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो 5 राज्यों से होकर माना गया है। जैसे आप जान रहे थे कि विश्व में समय निर्धारण हो गया 1824 में, विश्व का सबसे अधिक समय जोन जो मिला वो फ्रांस को मिला है। विश्व का सबसे अधिक समय जोन कौन देश को मिला है, फ्रांस को मिला है। समय जोन जो है निर्धारित किया गया था, या तो कह सकते हैं आप कि आधे घंटा के अंतर पर समय जोन निर्धारित किया गया। विश्व में आधे घंटा के अंतर पर, जैसे पाकिस्तान और भारत का समय में अंतर होगा तो आधा घंटा समय जोन, मतलब कि दुनिया के अलग अलग देशों में, जैसे पाकिस्तान में अगर सपोज कीजिए बज रहा होगा सवेरे के 5, तो भारत उससे पूरब है तो 5:30 बजना चाहिए, माने आधा घंटा के अंतर में देशों का समय निर्धारण हुआ है। तो कहा जाए विश्व के अलग अलग देशों का समय निर्धारण किया गया, कितने देशांतर के अंतर पर है, तो आधा घंटा समय में 7.5 डिग्री होता है। जब 1 घंटा में 15 डिग्री तो आधा घंटा में 7.5 डिग्री, तो 7.5 डिग्री का अंतर या आधा घंटा के अंतर पर विश्व के अलग अलग देशों का समय निर्धारण किया गया है। तो भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का जो मानक समय है मान के चले 0 डिग्री वाला है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे आ रहा होगा इसे। तो 82.5 डिग्री जो आ रहा है, 82.5 डिग्री, वो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। इलाहाबाद मिर्जापुर मानक समय 82.5 डिग्री को माना गया है। कहिए कि नैनी मिर्जापुर जिला अगर जितना बज रहेगा वही भारत का समय का मानक होगा। जैसे मान के चलिए होता क्या है ना, किसी देश का अगर पाकिस्तान से हिंदुस्तान का दूरी मापना होगा तो क्या आपका दिल्ली से दूरी में पाएगा, क्या आपका कोलकाता से दूरी में पाएगा, नहीं। किसी भी देश का एक 0 माइल होता है, 0 माइल होता है जिसको माना जाता है कि वहीं से सारे देशों का दूरी में पाएगा। जैसे अगर पाकिस्तान से भारत का दूरी मापना होगा तो भारत का 0 माइल नागपुर में है, तो नागपुर से पाकिस्तान का दूरी जो होगा वो भारत पाकिस्तान का दूरी कहलाएगा। नागपुर और अमेरिका के बीच की जो दूरी होगा भारत और अमेरिका के बीच का दूरी कहलाएगा। उसी प्रकार से यह भारत का मानक समय रेखा जो गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत में इलाहाबाद नैनी मिर्जापुर जितना बजेगा संपूर्ण भारत में माना जाएगा कि वही बज रहा है। अलग हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर, लेकिन माना जाए तो वही बज रहा है। जिस प्रकार से 0 माइल से आप किसी शहर का दूरी पता करते हैं, उसी प्रकार से किसी देश का मानक समय से वहां का समय ज्ञात किया जाता है। तो भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, नैनी स्थान है, ध्यान रखिएगा। और 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत का मानक 82.5 डिग्री देशांतर। वो 5 राज्य कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। बात करें ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। कह रहा है कि भारत का जो मानक समय है ये ग्रीनविच से भारत का जो 82.5 डिग्री वाला मानक समय है 5.5 घंटा आगे है। इस मैटर को थोड़ा सा समझ लिए। हालांकि इसे हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे कि समय कितना लाभ होता है कि मैंने अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार कर गया तो एक दिन का लाभ होगा कि हानि होगा, किधर से किधर जाएगा तो लाभ होगा, किधर से किधर आएगा तो हानि होगा, कौन सा दिन होगा कौन सा दिन नहीं होगा। अगर कहेगा 10 डिग्री पूर्वी देशांतर में सुबह का 6 बज रहा है तो 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना बज रहा होगा। इन सब सारे प्रश्नों को लेकर हम लोग आएंगे अक्षांश और देशांतर टॉपिक में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चर्चा कर लें। ये जो 0 डिग्री के देशांतर है, इससे अगर पूरब अगर जाएंगे तो समय में जुटता है। अगर मान के चलिए सवेरे का यहाँ 4 बज रहा है 0 डिग्री पर, तो अगर पूर्वी देशांतर 1 डिग्री पर जाएंगे तो 4:04 हो जाएगा। अगर सवेरे का यहाँ 9 बज रहा है और 1 डिग्री पूर्वी अगर जाइएगा तो 9:04 हो जाएगा। लेकिन वही पश्चिमी आएंगे तो समय घटता है। अगर 0 डिग्री पर सवेरे के 8 बज रहा है और पश्चिमी में 1 डिग्री पर जाइएगा तो 7:56 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 0 डिग्री पर मान के चलिए सवेरे के 10 बज रहा है, अगर 10 डिग्री पूर्वी पर चल गए तो 2 देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट होता है। अगर 10 डिग्री पूर्वी में चल गए तो 10 चौके 40 मिनट। अगर यहाँ सवेरे के 8 बज रहा होगा तो 10 डिग्री अगर पूर्वी चल गए तो 8:40 होगा।
जैसे इधर मान के 2 डिग्री पूर्वी में चल गए, यहाँ सवेरे के 9 बज रहा है, 9 बज रहा है यहाँ, तो 2 डिग्री पूर्व में गए हैं आप, तो कितना हो रहा होगा, तो 9 डिग्री मान यहाँ 9 बज रहा है और 2 डिग्री पूर्व में गए हैं खाली, तो 9:04 प्लस 9:04 माने 4 और 4 8 मिनट हुआ। कहीं कि कैसे सर, तो देशांतर में अंतर कितना, 2 डिग्री का, ये 0 डिग्री है, आप 2 डिग्री गए हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री, तो 1 डिग्री में अंतर कितना का था, 4 मिनट का, तो 2 डिग्री का है तो कितना का अंतर, 8 मिनट का, तो यहाँ 9 बज रहा होगा, पूर्व में जाएंगे 2 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 9:08। लेकिन वही अगर पश्चिम में जाइएगा, ये 9 बज रहा होगा और 2 डिग्री आप पश्चिम में चल गए, तो 9 बज रहा हो 2 डिग्री पश्चिम में आप चल गए, तो मान देशांतर का अंतर कितना है, 2 डिग्री का, 2 डिग्री में कितना अंतर, 8 मिनट का, तो पश्चिम में गए तो समय घटेगा। अगर यह 9 बज रहा है और 2 डिग्री पश्चिम में अगर आए हैं तो फिर 8 मिनट घटाइए 9 बजे में से, तो 8:52 होगा, 8:52 होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री, ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। इसका मतलब क्या है, ग्रीनविच में मान के चलिए सवेरे अगर 5 बज रहा होगा तो 5.5 घंटा भारत का आगे है। इसका मतलब 5 और 5.5 घंटा आगे, 6 7 8 9 10 10:30, यानी 5.5 घंटा जोड़िएगा तो 10:30, यानी ग्रीनविच में सवेरे के अगर 5 बजेगा तो उस समय भारत का जो मानक समय होगा 10:30 बज रहा होगा। बिल्कुल इस हिसाब से 10:30 बज रहा होगा। कैसे अंतर, कहीं कैसे जी ऐसे सर कैसे आ गया, तो जब आप जानते हैं कि 0 डिग्री पर सवेरे के 5 बज रहा है, तो भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री। आप 1 डिग्री के अंतर में 4 मिनट जोड़ रहे थे, तो 82.5 डिग्री के अंतर में कितना जोड़ेंगे, तो 82.5 गुने 4, तो 82.5 गुने अगर 4 करेंगे, कैलकुलेशन करके टोटल आप ओवरऑल जाएंगे तो 5.5 घंटा आएगा, 5.5 घंटा आएगा। अगर 10 डिग्री का अगर आता अंतर, अगर 10 डिग्री का कोई अंतर आता तो 40 मिनट का अंतर होता, तो 82.5 गुने 4 जो मिनट आएगा वो बराबर 5.5 घंटा होगा, तो 5.5 घंटा होगा, तो 5.5 घंटा भारत का मानक समय आगे है। हमको लगता है समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो बोलिए कमेंट करके, हम आपको अगला वीडियो में और स्पष्ट से समझा देंगे। अब देखिए ये समझ में आपको आ गया है। अब देखिए कह रहा है कि भारत का, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है भारत का पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर के बीच समय का अंतर 30 डिग्री है, माने डिग्री में 30 डिग्री का अंतर है और समय का अंतर 2 घंटा का है। अब देखिए भारत का, देखिए पश्चिमी है, भारत का पूर्वी है टोटल पूर्वी देशांतर है, टोटल पूर्वी देशांतर है, लेकिन भारत का ही पश्चिमी है, भारत का पूर्वी है। तो भारत का पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट है और भारत का पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि दोनों है पूर्व में, और 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व में और 97 डिग्री 25 मिनट भी पूर्व में। तो भारत का पश्चिमी देशांतर और भारत का पूर्वी देशांतर दोनों के बीच का अंतर 30 डिग्री। कहीं कैसे अंतर लाए सर, तो 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट घटाइए, आपको आ जाएगा अंतर 30 डिग्री का, लगभग 30 डिग्री अंतर आएगा। तो दोनों का अंतर है 30 डिग्री। तो भारत के पश्चिमी और भारत का पूर्वी समय का अंतर कितना होगा, जब देशांतर में अंतर 30 डिग्री तो समय में अंतर, तो 1 डिग्री अंतर में 4 मिनट, तो 30 डिग्री अंतर में 3 चौके 12, 120 मिनट, 120 माने 2 घंटा, यानी भारत का पश्चिमी और भारत का पूर्वी समय का अंतराल कितना हो जाएगा, 2 घंटा का। भारत का पश्चिमी और भारत का पूर्वी में समय का अंतर कितना होगा, 2 घंटा। अब देखिए भारत का पश्चिमी में अगर सवेरे के 7 बज रहा होगा, भारत का अगर पश्चिमी देशांतर एकदम बिल्कुल कहिए कि यानी 68 डिग्री 7 मिनट पर अगर सवेरे के 7 बज रहा होगा, उस समय भारत का पूर्वी देशांतर जो होगा 97 डिग्री 25 मिनट पर कितना बजेगा, यहाँ 7 बज रहा, 2 घंटा का अंतर है, तो यहाँ आगे इधर है, आगे है ना, तो समय जुटेगा ना, तो 2 घंटा जुटेगा, तो 7 और 2 9 बजेगा। अब देखिए भारत का सबसे पूर्वी स्थल जो है, सबसे पूर्वी स्थल पर अगर मान के चलिए सुबह का 10 बज रहा होगा, भारत का पूर्वी स्थल पर सबसे पूर्व की अगर बात करें तो सुबह का 10 बज रहा होगा, तो भारत का पश्चिमी देशांतर एकदम 68 डिग्री 7 मिनट पर कितना बजेगा, तो जानते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी के बीच देशांतर का अंतर कितना, 30 डिग्री का अंतर है, माने 2 घंटा का अंतर है। अगर यहाँ 10 बज रहा है, पीछे की बात करें तो इधर घटेगा ना, पीछे की बात है घट रहा है, तो यानी कि 10 बज रहा है, यहाँ कितना बजेगा, यहाँ 8 बज रहा होगा सुबह का। स्पष्ट आपको हमको लगता है समझ में आ गया है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए कर भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरता है, 23.5 डिग्री के अक्षांश 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ बात करते हैं हम लोग 0 डिग्री के अक्षांश को, जैसे विषुवत रेखा कह रहे थे या भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन कह रहे थे, उसी प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री अगर जाएंगे, यहाँ बीच लगभग 23.5 डिग्री आएगा। यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। आगे हम लोग अक्षांश देशांतर में चर्चा करेंगे। तो 23.5 डिग्री उत्तरी को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण को क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरता है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, बिल्कुल सही 8 राज्यों से होकर गुजरता है।
क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि वो 8 राज्य कौन है जिससे कर्क रेखा गुजरता है, या कभी कभी ऐसे कहेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो आपको समझना है, अगर भारत के बीचों बीच से गुजरा है, इसका मतलब कि इधर वाला राज्य से नहीं गुजरा होगा और नीचे वाला राज्य से नहीं गुजरा होगा, जब भी होगा बीचों बीच से ये वाला एरिया से गुजरा होगा। अब देखिए एक छोटा सा आसानी से आप अगर ट्रिक अगर याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे देखिए मित्र पर गमछा झार, याद रखना मित्र पर गमछा झार, मतलब भारत के कर्क रेखा से गुजरने वाली राज्य कौन है? मित्र पर गमछा झार का मतलब मी से मिजोरम हो गया, र से त्रिपुरा हो गया, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, और ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। मित्र पर गमछा झार का मतलब मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इतने राज्यों से भारत का 8 राज्यों जो इसमें आ रहा है गुजरता है। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कहेगा कि पश्चिम से पूर्व राज्यों का क्रम बताएं, कर्क रेखा से गुजरने वाली पश्चिम से पूर्व कौन सा क्रम सही है, अब पूर्व से पश्चिम कौन सा सही है। तो हम आपको यहाँ लिख चुके हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरता है। तो सबसे पूर्व में भारत की जो 8 राज्य जो हुआ कर्क रेखा से गुजरने वाली, 8 में सबसे पूर्व कौन है? मिजोरम। मिजोरम के बाद कौन है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। अगर मैप ओवरऑल की बात करें तो सबसे पहले देखिए इधर हो गया मिजोरम, मिजोरम के बाद कौन हो गया? त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद कौन हो जाएगा? झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरात, गुजरात से राजस्थान। अगर पश्चिम से पूरब कह दें राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो पश्चिम से पूरब भी क्रम पूछ सकता है, पूरब से पश्चिम भी पूछ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो 8 राज्यों से गुजरा, कौन कौन से गुजरा, आपको ये बात समझ में आ गया है। अब देखिए भारत, आप जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। भारतीय संविधान का अनुसूची 1 में चर्चा किया गया है। एक लाइन में क्वेश्चन कहेगा भारत में 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश का चर्चा कौन अनुसूची में है? अनुसूची 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, और भाग 1 में कहा गया संघ उसका राज्य क्षेत्र है, और अनुसूची 1 में कहा गया 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश। तो 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश, इसमें जो है कि 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश, कोई कराए में अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ लक्षद्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश। स्पष्ट है? अब देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत का। देखिए यहाँ उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, यहाँ पूर्व है, यहाँ पश्चिम है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो आप जानते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक है मुख्य भाग का, और यहाँ से यहाँ तक संपूर्ण है। तो अक्षांशीय विस्तार तो यहाँ सबसे 37 डिग्री 6 मिनट सबसे उत्तर होगा। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इंदिरा कॉल अभी वर्तमान में लद्दाख में। अब देखिए भारत का सबसे अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें, मुख्य भूमि का है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग कहे, मुख्य भूमि का दक्षिणी अगर कहे, दक्षिणतम कहे तो कन्याकुमारी होगा। पहले इसका नाम था केप केमोरिन, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। लेकिन अगर क्वेश्चन डायरेक्ट कहेगा भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। पहले इंदिरा पॉइंट को पूर्व में क्या कहते थे? पिगमेलियन पॉइंट कहते थे, पिगमेलियन पॉइंट कहते थे। ये जो कन्याकुमारी मुख्य भूमि का जब तक नहीं कहेगा तब तक आंसर नहीं होगा। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। जबकि दक्षिणी बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट आंसर होगा। और दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार या महान निकोबार, बृहद निकोबार का हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप जानते हैं कि कुल द्वीपों की संख्या छोटे बड़े सब अगर मिला देंगे तो 572 द्वीप हैं। लेकिन अगर बड़े बड़े द्वीपों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 220 द्वीप हैं। अगर संपूर्ण द्वीप छोटे बड़े सब मिला देंगे तो 572 द्वीप। कहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572। बड़े द्वीपों की संख्या कितना है? तो 222। अब देखिए अंडमान निकोबार में हम लोग थोड़ा सा चर्चा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। ऊपर में उत्तर अंडमान है, फिर मध्य अंडमान है, दक्षिण अंडमान है, फिर छोटा अंडमान है, तब फिर एक कार निकोबार बीच में जोड़ता है किसको? बृहद अंडमान से। यानी बृहद अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे नीचे है। बृहद अंडमान और छोटा अंडमान दोनों के बीच में कार निकोबार जोड़ता है। बात करें तो बृहद अंडमान नीचे और निचले का हिस्सा इंदिरा पॉइंट है, जो सबसे निचले बिंदु भारत का है। तो उत्तर दक्षिण आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग पूर्व पश्चिम।
भारत का सबसे पूर्वी की बात करें तो राज्य अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, एक लाइन में क्वेश्चन। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम है किबिथु। 97 डिग्री 25 मिनट जो पूर्वी देशांतर है किबिथु पर है, जो अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर बात करें हम लोग पश्चिम का, तो पश्चिम एक सरक्रिक है या गुहार मोती का, सरक्रिक गुहार मोती गुजरात में है। तो पश्चिमी बिंदु समझ गए, पूर्वी बिंदु समझ गए, उत्तरी बिंदु समझ गए, दक्षिणी बिंदु। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग क्या है? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर का नाम क्या है? कन्याकुमारी। लेकिन दक्षिणी बिंदु कहेगा तो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बृहद निकोबार या ग्रेट निकोबार का हिस्सा है, जबकि कन्याकुमारी तमिलनाडु का हिस्सा है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश उत्तरी है, जबकि कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी है अक्षांश पर। बात करें हम लोग पूर्वी बिंदु, तो 97 डिग्री 25 मिनट पर किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुहार मोती गुजरात में है, 68 डिग्री 7 मिनट पर है। आपको समझ में आ रहा होगा। भारत का अगर उत्तर से दक्षिण की अगर मुख्य भूमि की बात करें, उत्तर से दक्षिण तक अगर बात करें लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई करें तो 3214 किलोमीटर होता है। भारत का उत्तर से दक्षिण भाग की लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से अगर पश्चिम की बात करें, यहाँ पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? तो 29-33 किलोमीटर है। भारत के पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है? 29-33 किलोमीटर। 29-33 किलोमीटर। हमको लगता है आपको समझ में आसानी से आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बताइए कि सर क्या सुधार की जरूरत है। आपका सुझाव पर हम अमल करेंगे। हम लोग आगे जो वीडियो लेकर आने वाले हैं अक्षांश देशांतर का लेकर आने वाले। अक्षांश देशांतर अगर आप अच्छा से वीडियो देख लेंगे तो आप समय वगैरह सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।